दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से 10 से 12 मिनट ये लाइव प्रोग्राम देरी से शुरू हुआ है, लेकिन आज के लाइव में मैं बेरोजगारों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आप सबसे रूबरू रहूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं आपके तर्क वितर्क के साथ, जो वर्तमान जो भर्तियों की स्थिति और नई भर्तियों को लेकर और जो पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार जो शहीद स्मारक का आंदोलन चल रहा है, रीट 2021, तमाम भर्तियों को लेकर आपके सामने मैं लाइव के माध्यम से चर्चा करने आया हूं। साथियों, लगातार प्रयास, संघर्ष और धरातल पर कार्य करने के बाद ही हम लाइव तभी आते जब विशेष आवश्यकता पड़े। ऐसा नहीं कि हर पल हर दम लाइव आकर आपको परेशान करते रहे। लाइव की आवश्यकता होती है तब आपके बीच में आकर। लाइव आने का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को मैं फ़ोन पर संतुष्ट नहीं कर पाता, न हर व्यक्ति के व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेजों का जवाब दे पाता हूँ, नहीं कॉल उठा पाता हूँ। ऐसे में फेसबुक पेज जो आप देख रहे हो और यूट्यूब जो चैनल उपेन यादव के नाम से है और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का एक पेज, तीनों जगह मैं एक साथ लाइव आता हूँ। ये दोस्त का स्टूडियो, यहाँ आता हूँ और यहाँ लाइव आकर आप लोगों के सामने आपके दिमाग में चल रही बातों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, जो सोशल मीडिया पर चल रही उन बातों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई से आपको रूबरू कराने के लिए आपके बीच में आता हूँ कि कौन सी भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या होने वाला है, जो संघर्ष का परिणाम क्या है और किस चीज़ के लिए हमें आगे क्या करना है। तमाम पहलू और मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में मैं लगातार लाइव आता रहता हूँ। साथियों, दो तरह की दुनिया है, एक सोशल मीडिया की दुनिया, एक धरातल पे काम करने की दुनिया। सोशल मीडिया पे बैठे बैठे लोग हवा में इतनी बातें करेंगे, 50,000 कर दो, वहां धरने पे कोई मौजूद नहीं, घर बैठे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। धरने पे वहां 50 लोग बैठे हैं और कमेंट करने हजारों की संख्या है। वो घर बैठे लड़ाई को जीतना चाहते हैं और हर किसी पे सवाल दागना चाहते हैं, लेकिन ये घर उन्हें ये नहीं पता। कई लोग तो मुझे फोन करते, कहाँ हो, कई बार मैं खुद वहां स्थित होता हूँ, बोले भैया मैं वहां से बोला हूँ, मैंने कहा भाई मैं भी आई हूँ, फिर वो फोन काट देते हैं क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। वहीं एक चीज और बता दूं, वैसे सोशल मीडिया पे भी वैसे आज तक राजस्थान के जो युवा बेरोजगार और मैं खुद जिंदा है राजस्थान देश और प्रदेश की मीडिया के सहयोग से। लेकिन कई ऐसे मीडिया तथाकथित हो चुके हैं जो केवल अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जानबूझ के आरोप प्रत्यारोप करते हैं और सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। न उनमें दम है, न उनमें ये है कि वो कुछ कर पाए। तो दम हो तो आ जाइए मैदान में, तुम्हें पता लग जाएगा। दूर के डूंगर दूर ही सवाने लगते हैं, पास आने पे पता लगता है कि क्या होता है। आइए मैदान में पता लग जाएगा। चलो आ जाइए, आपको मैं बेरोजगार संघ का, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष बनाता हूँ। लेकिन नहीं, टांग खींचना आसान है, काम करना मुश्किल है। साथियों, तमाम मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, चाहे वो लंबित भर्तियां हो, चाहे वो नई भर्तियां हो, और जो एक जो राजस्थान में जो सदस्यता अभियान, युवा जागरण अभियान के साथ साथ जो नई भर्तियों की घोषणा सरकार ने की थी, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो और जो तमाम जो आंदोलन हमारा हुआ था कि उसमें क्या क्या मांगों के लिए सरकार ने यस किया था, कौन कौन सी मांगे कब होने वाली है और आगे क्या होने वाला, तमाम बिंदुओं को लेकर मैं आपके बीच में आऊँ। साथियों, लाइव का उद्देश्य यह है कि जो तमाम ढाणी, गांव, जिले, तहसील, मंडल, जो तमाम लोग युवा बेरोजगार इस लाइव को देखते हैं, लाखों की संख्या में ये मेरा लाइव जाता है, उन तक के बात पहुंचती है। क्योंकि साथियों, न्यूज़पेपर कई लोगों तक नहीं पहुंच पाता, टीवी चैनल की कई जगह असुविधाएं हैं, न्यूज़ के माध्यम से बात नहीं पहुंच पाती, लेकिन मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से अधिकतर लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है और उनको सच्चाई का पता चलता है। क्योंकि लोग अपने हित में, केवल ऐसे भी लोग हो गए कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो बस विरोधी बन जाते, मेरी मांग पूरी नहीं। लेकिन यह नहीं देखते कि एक राजस्थान का एक ऐसा युवा है जो लगातार आप लोगों के लिए लड़ता है, आप लोगों के लिए पुलिस हो, चाहे अनशन करना हो, चाहे लाठियां खानी हो, चाहे जयपुर से दिल्ली या लखनऊ जाना, लगातार आपके लिए मांग उठाता है। सफलता असफलता भविष्य पर निर्भर है, लेकिन कोशिश करना एक बड़ी बात है। जिम्मेदारी उन राजनेताओं की थी, उन विधायकों की थी, उन सांसदों की थी, और जो विद्यालय विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष बनते उनकी जिम्मेदारी थी कि इस लड़ाई को लड़े, युवाओं को न्याय दिलाए। लेकिन सब लोग अपने मस्ती में मस्त हैं, अपना घर बनाने में मस्त है, लेकिन युवाओं की आवाज उठाना कोई नहीं चाहता। लेटर पे ज्ञापन तैयार कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं, देखो मैंने आवाज उठाई है। लेकिन उन लेटर को, उन ज्ञापनों के क्या वो युवा बेरोजगार चाटे या उनके अगरबत्ती करे, क्या पूजा पाठ करे? ये केवल साथियों, युवा साथियों, लेटर लिखना ही
एक उसका रास्ता नहीं है। लेटर लिखने के साथ यदि आप युवा हितैषी हो तो चलिए मुख्यमंत्री जी के पास, चलिए मंत्री जी के पास, डेलीगेशन को साथ ले जाए, उनकी बात मजबूती से माने मुख्यमंत्री जी के पास और मंत्रियों के सामने रखे। ये क्या करते हैं कि बेरोजगार जाते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, जब बार बार फोन करते हैं तो वो एक लेटर लिख कर इतनी सीधी कर लेते हैं, देखो मैं आपके साथ हूं। ये हर भर्ती के लिए लागू हो रहा है, लेकिन वो केवल आप लोगों से औपचारिकता करके पीछे चले जाते हैं, केवल वो आप लोगों से झूठी वाई ट्विटर फेसबुक पे लेते हैं, हम लोग लाइक और कमेंट करें यार विधायक जी अच्छा लेटर लिख दिया, लेकिन उस लेटर की उपयोगिता क्या साबित हुई? नर्सिंग भर्ती 2013 में 180 से ज्यादा लोगों ने लेटर लिखा, पक्ष और विपक्ष के। वही पंचायत राज एलडीसी और वही रीड 2021 में 50,000 की जो मांग कर रहे थे पंचायत राज जेनो, कई भर्तियों में लोगों ने लेटर लिखा। क्या उनकी उपयोगिता स्थापित हो पाई? क्या उनका वजूद क्या कागजों में समेट के रह गया? क्या उनकी बात सरकार में क्यों नहीं मानी जा रही? तो ऐसे में सवाल उनके वजूद पर भी उठ रहा है। क्या आपके लिखे गए लेटर का कोई वजूद नहीं है? क्या आपका कोई वजूद नहीं है? सवाल उन पर भी उठा है और हर युवा समझ रहा है साथियों। इसलिए लेटर लेकर खुश होने की आवश्यकता नहीं है। लेटर के साथ कहिए कि चलिए वहां मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए या मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव से आप मिलिए और चाहे मंत्रियों से मिलिए, हमारे साथ जी हमारी बात हमारे सामने उठाइए, आप युवा हितैषी तभी माना जाएगा। लेटर तो कोई भी लिख सकता है, इसलिए आप लेटर लेकर खुश होने की आवश्यकता नहीं है। लेटर के साथ वो आपको उनको साथ ले जाइए, आप जाइए कि हम आपको वोट देते हैं, हम आपका साथ देते हैं, हम आपके वोटर हैं, और आप उनके पास बार बार जाओगे तो उनको साथ आना पड़ेगा और आपकी बात रखनी पड़ेगी, तब माना जाएगा कि वो विधायक युवा हितैषी है। तो ये तमाम भर्ती के लोगों के लिए मैं छोटा सा मैसेज था कि आप लेटर को लेकर खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2023 में सबसे ज्यादा आवश्यकता हम जैसे युवाओं की, अपने परिवार और सबकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उस समय जो लेटर लिखने के साथ अपने साथ नहीं जाएगा तो उसको जवाब देने का समय 2023 में अपना भी आएगा। हम जवाब देंगे कि हम भी आपको वोट नहीं देंगे, निकल जाइए यहां से, रास्ता देख लीजिए। साथियों, मैं तमाम मुद्दों को लेकर आज के लाइव में चर्चा करूंगा। सबसे जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, रीट भर्ती 2021 में पद बढ़ाने को लेकर 50,000 की लोग लगातार मांग कर रहे हैं। रीट 2018 कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर है, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 स्कूल व्याख्याता, तमाम वो भर्तियों का मैं जिक्र इसमें करूंगा, इस लाइव में करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र कर लेता हूं जो इस समय जो भर्तियों की क्या स्थिति है, क्या होने वाले, उसके बाद मैं रीट 2021 50,000 पे भी चर्चा करूंगा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती वो भर्ती है जो लोग कहते हैं, जो लाइव को देख रहे तमाम लोग कहते हैं कि ये तो इनके आंदोलन का परिणाम क्या है, इन्होंने क्या किया, ये तो केवल वहां जाके आगे सरकार से मिल गए, लेकिन जो घर बैठे उनको क्या पता हम वहां कहां पहुंचे, कैसे कैसे संघर्ष किया। वहां के जो लोग संघर्षशील व्यक्तियों को पता है कि हमने वहां रात कैसे गुजारी, हम रुके कैसे व्यवस्था की, क्योंकि हर परिस्थिति के अनुसार हमें निर्णय लेना पड़ता है। मुझे आवश्यकता भी नहीं है घर बैठे वालों को जवाब देने की, मुझे जवाब देना है मेरे उन साथियों को जो संकट में संघर्ष में हर समय साथ थे, उनको जवाब देना, उनके परिवार और माता पिता तक वो बात पूछानी कि हमारे संघर्ष का परिणाम क्या है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि संघर्ष कभी विफल नहीं होता। आपने देखा होगा किसानों ने आंदोलन किया, उनका संघर्ष अंतिम समय में फलीभूत हुआ और उनको सफलता मिली। वैसे 53 दिन तक हमने आंदोलन किया, राज्य सरकार को बुलाना पड़ा और कई मांगों पर जो मोहर लगी, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 7 दिन में उसकी सूची जारी करने का वादा किया था, लेकिन 7 दिन में उसकी अधिसूचना जरूर जारी हुई, सूची जारी नहीं। सूची जारी कुछ लोग जो पहले जिनके पास जो एक्सपीरियंस वाला जो मामला था, कुछ लोगों को बार बार नोटिस दिया जा रहा था, इसकी वजह से ये मामला अटका। फिर मैं कल फिर वापस हम लोग धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिले और हमारे सामने धर्मेंद्र राठौड़ जी जो पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष हैं, अखिल अरोड़ा जी को फोन किया कि मैंने जवान दी थी, इनकी सूची जल्द से जल्द जारी हो। तो उन्होंने कहा कि हमने 20 से ज्यादा कर्मचारी इनका परिणाम तैयार दस्तावेज चेक करने में हमने लगा रखा है और इस बार शनिवार और संडे को भी कार्य जारी रहेगा और सोमवार मंगलवार यानी कि आने वाले वीक में इनकी सूची जारी हो जाएगी। साथियों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 वो भर्ती है जिसको रद्द कर दिया गया था, जिसको खत्म कर दिया गया था। जब मैं एसएमएस में जब मैं कोरोना की जांच कराने गया, वहां इस भर्ती का अभ्यर्थी जो संविदा पे लगा हुआ, जो प्रदेश की जनता को बचाने का काम अरुण शर्मा कर रहा था, जब मेरी कोरोना की जांच की, उसने मुझसे बात कही कि देखिए दोस्त, मेरी हालत देखिए। मैं अरुण शर्मा को जानता नहीं था, वहीं मैं उनको पहचाना। उन्होंने बताया कि देखिए मैं पीपी किट में पहनकर पूरे दिन भर हमें ये पसीना पसीना हो जाते, इतनी मेहनत करें प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, हमारे ऊपर फूल बरसाए गए, लेकिन हमारी भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, एक तरह से रद्द कर दिया गया और अब आखिर जाए तो कहां जाए। तो उन लोगों को मैंने वादा किया था,
उसके बाद फरवरी में महापड़ाव डाला, उस भर्ती को जिंदा करवाया, रूल्स में संशोधन हुआ, अब उसकी सूची जारी होने वाली है। इसी वीक जो आने वाला वीक है, आने वाले वीक में उसकी सूची जारी होगी, नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर जारी करवाएंगे। और जो 1583 परिवारों में खुशी आने वाली, ये संघर्ष की एक बड़ी जीत है जो पूरा राजस्थान क्या पूरा देश जानता है, क्योंकि ये न्यूज नेशन चैनल पे भी चली थी। पीपी किट पहनकर वो लगातार संघर्ष करते, ये हारी हुई बाजी जीता के लाए। एक बड़ा उदाहरण है, जो लोग कहते हैं संघर्ष का क्या परिणाम है, एक बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है। कहीं पे भी ज्यादा सच्चाई के लिए आप मेरी सोशल मीडिया चेक कर सकते हो, मेरी फेसबुक ट्विटर सब चेक कर सकते हो, जो फरवरी में आंदोलन हुआ, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कॉपी पेस्ट वाले भी बैठे हैं जो एलडीसी यूडीसी से संपर्क करते हैं, भाई क्या हो रहा है, फाइल कहां चलेगी, और तुरंत लाइव आएंगे और पोस्ट करेंगे, भाइयों बहनों एक और जीत ये हुआ। ऐसे लोगों से आप बच करो। लेकिन सच जानने के लिए आप मेरे फेसबुक ट्विटर सब जगह आप पता कर सकते हो कि इस भर्ती को शुरू से कौन का, इस भर्ती के लिए मंदिर में भी सोना पड़ा, इस भर्ती के लिए पर्चे डपली बजाने, बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन हमने हार नहीं मानी और इसकी जीत बहुत जल्द, यानी कि एक तरह से हो चुकी है कि भर्ती जिंदा होगी, अधिसूचना जारी हो चुकी है। लेकिन जो इनके चेहरों पे खुशी, इनकी सूची जारी होगी, वो आने वाले वीक में होगी, क्योंकि कल ही हमारी अखिल अरोड़ा जी से बात हुई थी धर्मेंद्र राठौड़ जी के माध्यम से, और उनको खुशियां मिलने वाली। पहली जीत जो बता रहा हूं आंदोलन की। दूसरी जीत, आज भी मैं टेक्निकल हेल्पर भर्ती ऊर्जा विभाग की साफ मना कर दिया गया था निजीकरण में कि एक भी पद नहीं है। जब हमारी मीटिंग मंत्रियों से हुई थी, जो कमेटी के, साफ मना कर दिया। लेकिन हमने संघर्ष किया, बीडी कल्ला जी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने साफ मना किया था। उन्हीं मंत्री के मुंह से आपने सुना होगा कि हम भर्ती निकालेंगे वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए भेजिए। ये 4-5-6 महीने की पहले की बात बता रहा हूं। और संघर्ष करते करते, क्योंकि लगातार इसमें देरी हुई है, लगातार पद बढ़ाने की मांग करें, लेकिन एक बार 1512 पदों पर इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाए, उसके बाद पद बढ़ाने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। अभ्यर्थियों को समय भी मिले तैयारी का। आज मैं गया था, ये बात मैं रख के आ गया हूं कि आप अचानक तारीख मत दे देना, 1-2 महीने में तारीख दे दो। इनको अभ्यर्थियों को 3 से 5 महीने की कम से कम समय दिया जाए, वो तैयारी कर सके। तो साथियों, आज मैं खुद आज भी गया था, पहले भी गया था, और भंवर सिंह भाटी जी से मैं वहां बैठकर फोन करवाया था। उन्होंने सीएमडी भास्कर सामंत जी को मेरे सामने फोन किया था, क्योंकि एक तो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट और स्टेनोग्राफर का रिजल्ट और टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति के लिए, तो उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया। आज मैं अधिकारियों से मिलकर आया हूं कि विज्ञप्ति की तैयारी कंप्लीट है, जो हमने जो एजेंसी का जो चयन कर रहे हैं उसकी डेमो क्लास जो चीजें वो ले रहे हैं, तो वह अंतिम स्तर पर है और तुरंत इसी महीने का उन्होंने वादा किया। तो साथियों, टेक्निकल हेल्पर वो भर्ती जिसके लिए साफ मना कर दिया गया था, जहां हम शहीद स्मारक पर थे, उन बेरोजगारों के आंखों में आंसू थे, वो परेशान थे, क्योंकि पहले हम 22 गोदाम थे, बाद में शहीद स्मारक पर थे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं वादा करता हूं आपकी भर्ती लाने का, मैंने उनसे वादा किया था, वो वादा भी पूरा होने वाला। ये दूसरी बड़ी जीत, जो कहते हैं ना कि आंदोलन से क्या होता है, संघर्ष से क्या होता है, ये देख लीजिए। वही पंचायत राज जैन भर्ती की फाइल जो एफडी में गई हुई है, यानी कि 2100 पदों की स्वीकृति के लिए भी अधिकारी हाँ कर चुके हैं। जो 539 से ज्यादा पद वो थे, यानी कि आप देख लीजिए 2600-2700 करीब ये पदों पर ये वैकेंसी 2013 के बाद ये भर्ती आएगी, जिसके लिए लोग तड़प रहे थे, क्योंकि नियमों के चलते ये भर्ती नहीं हो पा रही थी। पहले आई नहीं थी, जेटी की आई थी, उसको वापस ले लिया गया था। ऐसे में लंबे संघर्ष के बाद देख लीजिए, क्योंकि समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो मुझे विश्वास दिलाया था जनवरी तक इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी, तो अब दिसंबर चल रहा, जनवरी तक इसकी विज्ञप्ति के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। ये भी एक ऐतिहासिक संघर्ष के बदल होते हैं। 2013 के बाद लोग कह रहे क्या किया, भर्ती तो रेगुलर आती है, तो 14 में आ जाती, 15 में आ जाती, 16, 17, 18, 19, 20 तक क्यों नहीं आई, 21 में अब संघर्ष कर 22 में क्यों आएगी, क्योंकि संघर्ष कभी भी फल नहीं जाता। एक उदाहरण पेश किया। वहीं पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 जो दोबारा घोषणा होने के बावजूद भी आज तक नहीं हो पाई, वह उसका कैलेंडर भी इसी महीने में जारी होगा। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने अखिल अरोड़ा जी को जो फोन किया था, तो उन्होंने कैबिनेट का नाम लिया था, लेकिन फिर आज पीसी किशन जी से मेरी बात हुई कैबिनेट की मीटिंग में, जो एजेंडा आया, तो मैंने बात की कि सर अभी तो एजेंडे में इसका नाम नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि कुछ रूल्स जो शिथिलता के माध्यम से कई विभागों में ये फाइल जाएगी और ये सीधी सीएम साहब के पास सीएमओ में जाएगी, तो वहां से अप्रूवल मिल जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो हमने आपसे वादा किया था इसी महीने में आपकी भर्ती का कैलेंडर जारी करने का, वो पूरा होगा। तो ये एलडीसी भर्ती 2013 वो 9 साल से इंतजार कर रहे हैं उन बेरोजगारों के लिए। हालांकि ये 4100 पदों के लिए ही इसका कैलेंडर जारी होगा। 10,029 पद खाली है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं 10,029 पदों पर ही इसका भर्ती पूरी हो, लेकिन एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो, कम से कम जो इसमें संघर्ष कर रहे हैं, इसमें संघर्ष करे घनश्याम जो है अभी कड़वा सवार, वो अभी बीमार है, वो उसके कुछ इन्फेक्शन की वजह से नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो लगातार अच्छी मेहनत कर रहा है। लेकिन
इसमें जो जितना सहयोग मुझसे, जब फरवरी में लिखित में समझौता करवाया, अभी भी जब हम लखनऊ गए तो लगातार ये मांग उठा रहे थे 53 दिन के आंदोलन में, और धर्मेंद्र राठौड़ जी पूरा सहयोग कर रहे हैं और इस महीने में इसका कैलेंडर जारी हो जाएगा। ये लगातार आप लोगों को संघर्ष का परिणाम बता रहा हूं कि क्या हो पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या संघर्ष में क्या मिला, ये चीजें उनके सामने आ रही। जो 500 से ज्यादा, पहले 444 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की जो सूची जारी होनी थी, जो पिकअप लिस्ट के लिए जो जानी थी, वो 500 से ज्यादा पदों पर आरपीएससी को उसका लेटर गया था और उसकी अभिशंसा के लिए मना कर दिया था आरपीएससी के अधिकारियों ने। उस संबंध में भी मेरे निदेशक मोदी जी से बात 2 दिन पहले हो गई थी, वो कि मैं भिजवा रहा हूं, तो वो भी चली गई होगी। तो ये चीजें जो होके निकली है, जो उससे पहले आंदोलन के दौरान 9 मांगे पूरी हो चुकी थी और ये मांगे भी जो लगातार है। और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, ये तमाम भर्तियों की विज्ञप्तियां जनवरी फरवरी में आ जाएंगी। जनवरी और फरवरी में इनकी विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी, क्योंकि 21 चल रहा है, भर्ती का नाम 22 उस विज्ञप्ति में लिखा जाएगा, तो इनकी विज्ञप्तियां जनवरी फरवरी में, यानी कि जनवरी का नाम लिया गया था तो इनकी विज्ञप्तियां जनवरी में आ जाएंगी। साथियों, अब कंप्यूटर अनुदेशक भी है और भी चीजों के लिए चर्चा करने से पहले मैं चर्चा कर लेता हूं अब रीट 50,000 के लिए। साथियों, रीट 50,000 में क्या हुआ, कई लोगों को अभी पता नहीं है। सवाल उठा रहे थे कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व इनका साथ किसने नहीं दिया, लोग साथ क्यों नहीं जा रहे, उपेंद्र यादव वहां नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा, उपेंद्र यादव क्यों वहां से आ गया, सारी चीजों का जवाब मैं आप लोगों को विस्तार से देना चाहूंगा। साथियों, जो हमारा आंदोलन 14 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 14 अक्टूबर से जो आंदोलन शुरू हुआ था, तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग अलग अलग समूह, अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं और उनकी मानसिकता केवल नेगेटिव है। क्योंकि वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अब वो खुद तो कुछ करना जानते नहीं है। अकेला मैं लड़ाई लड़ रहा हूं प्रदेश के हर बेरोजगार के लिए, जब उनको बुलाता हूं वो आते नहीं है। फिर नेगेटिव काम होता है, बोले हमारा काम नहीं हुआ, हमारी मांग को भूल गया, एसआई और रीट की सीबीआई जांच को भूल गया, हमारा साथ नहीं दिया, पलाना ढीका, और आकाओं के इशारों पर जो उल्टे सुल्टे कमेंट करने से कोई साथ नहीं देने मेरे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन इस चीज का मैं जवाब दे दूं साथियों, 14 अक्टूबर को हमारा अनशन शुरू हुआ। जो प्रमुख 2 मांगे थी, उसके साथ अन्य मांगे शामिल की थी, रीट और एसआई की सीबीआई की जांच करवाई जाए। साथियों, 14 अक्टूबर को 2-4 लोग एसआई के पूछे, वो गायब हो गए। इंतजार किया, मैं अनशन से आईसीयू में चला गया, लेकिन कोई एसआई और रीट के अभ्यर्थी नहीं पूछे। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि जो अभ्यर्थी वहां बैठे थे वो लंबित और नई भर्तियों के अभ्यर्थी थे। तब उस मुद्दे को मैंने परेशान होकर, जब इंतजार कर कर, क्योंकि जो आंदोलन छेड़ा था कि भैया जिन लोगों के लिए आंदोलन में लड़ने आया हूं, रीट और एसआई की सीबीआई से जांच हो, वो गायब थे, घर बैठे बैठे रजाई से कमेंट कर रहे थे। उस आंदोलन को चेंज किया, लंबित और नई भर्तियां यानी कि 21 सूत्रीय मांगों को लेकर इस लड़ाई को लड़ा कि कम से कम जो घर बैठे हैं वो तो आ नहीं सकते, लेकिन यहां बैठे उन बेरोजगारों को न्याय मिले और उनको घरों में खुशियां आए, उनके सपने साकार हो, कम से कम उनके लिए तो मैं लड़ाई लड़ूं। और उनके लिए लड़ाई लड़ते लड़ते 53 दिन तक लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई उत्तर प्रदेश तक पहुंची, जिसका परिणाम मैंने आप लोगों को बताया। और जो कुछ होने वाले हैं वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, और जो हो चुका वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन साथियों, कारण यही था कि सीबीआई वाले घर बैठे रहे। सीबीआई, अब और बता दूं, लोग कह रहे सीबीआई की जांच होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई की जांच तब होती जब हजारों की संख्या में, जब तुम लोग सिविल लाइन्स या कहीं कूच करते वहां बैठ जाते कि नहीं हमें सीबीआई तब होती, और वो भी सरकार के ऊपर जब दबाव होता तब हो पाती। क्योंकि सरकार, यदि केंद्र सरकार के पास सीबीआई जाती, उनको पता क्या होता, सब चीजें है। क्योंकि आजकल हर एक पार्टी एक दूसरे के प्रति क्या चीजें चल रही है आपको सब पता है। लेकिन साथियों, लेकिन कोई लोग आए नहीं। अब कह रहे कि यार आप तो सीबीआई की मांग कर रहे थे, अब नाम क्यों नहीं? नाम लेने से क्या होगा? नाम लेने से सीबीआई की जांच नहीं होती, इसलिए सीबीआई के नाम लेना मैं इसलिए बंद कर दिया कि तुम लोग घर बैठे थे, आए नहीं। हाँ, लखनऊ के लिए जो एक लड़का घूमता है ना, यूट्यूबर है, वो बोले कि मैं आ जाऊं, आप एसआई की सीबीआई की जांच मांग करोगे? मैं पक्का करूंगा, आ जाओ। बोले, मैंने कहा कितने लोग? बोले मैं 200 लोग लेके आ रहा हूँ। वो पूछा, एक व्यक्ति के साथ खुद पूछा अकेला, और वहां वीडियो बनाया, वापस आ गया। तो भाई आप साथ नहीं दोगे, मैं अकेला क्या करूंगा? और फिर भाषण दे रहा लंबे लंबे, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई सच तो बोला करो, आप अकेले गए, अकेले वापस आ गए, क्योंकि आप लोग थे नहीं। और फिर कहते साथ नहीं दिया। साथ उन्हीं का दिया जाता है जो जाबाज हो, जो लड़ना जानते हो और घर से निकलना जानते हो। घर बैठे वालों का साथ नहीं दिया जाता। घर बैठे वाले कितनी भी गाली दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस आंदोलन के दौरान कई राजनेताओं की दुकानें बंद हुई है, जो युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे थे। अब उनका एक ही काम है कि सोशल मीडिया पर अपने जो अकाउंट, जो फर्जी अकाउंट बना रहे कि अपने समर्थकों के द्वारा उपेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, उल्टा बोला जाए, कुछ गलत बोला जाए,
तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों का साथ है। इसलिए मुझे जो लड़ाई आज तक लोगों ने सोचा कि मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ 3.5 मिनट बोला है, अब तो उपेंद्र यादव खत्म हो गया होगा, मुख्यमंत्री जी खत्म कर देगा। अरे मुख्यमंत्री जी के भी दिल है। मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई, मैंने बात रखी कि 44 दिन तक हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, क्या सारी चीजें रखी, तो सच उनको पता चला कि हाँ, ये दीपावली दशहरा यहाँ बना रहे थे, शादियों में नहीं जा रहे थे। हम वाजी मांग, जो फरवरी में समझौता हुआ था, अप्रैल में समझौता, वो वाजी मांगों के लिए जब मंत्री नहीं सुन रहे थे। दिल सबके यार, कोई किसी को खत्म नहीं करता। लोग ये तालियां मिठाइयां बांट रहे थे कि अब तो दुश्मनी हो गई, उपेंद्र यादव खत्म हो गया। अरे मेरे प्रदेश के बेरोजगार के लिए मैं खत्म होना भी पड़े तो मैं हो जाऊंगा, पीछे हटने वाला नहीं हूं। अक्टूबर में और नवंबर में 2-2 अनशन, एक दिन 6 दिन का, एक दिन 7 दिन का अनशन मैं नहीं किया, वहां भूखा रह के मैं ही लड़ा हूं। और जो अनशन करे उनको पूछ लीजिए क्या हालत होगी 2-2, 3-3, 4-4 दिन में, और कैसे अनशन तोड़वा लिया। यहां तो अंतिम क्षण तक लड़े और लड़ रहे हैं अभी भी, और लड़ते रहेंगे सच के लिए, क्योंकि सच ही एक सत्य का मार्ग है। इसलिए साथियों, जो 50,000 की जो मांग कर रहे थे, हम लोग यहां से जब 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हमारा आंदोलन था साथियों, उसके बाद आंदोलन 53 दिन चला। 14 नवंबर को रीट के लोग जुड़े कि हम हमारी मांग रखना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहा आ जाइए। सबको पता है कि रीट का और एसआई का पेपर लीक हुआ। कई लोग घबरा रहे कि हमारे 82% है, लेकिन पेपर लीक इतना हो गया हो तो हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, पद बढ़ने चाहिए। वो आए, हमने स्थान दिया, हमारे साथ बिठाया। 20 से 50 हुए, 70 हुए, फिर वापस वो कम हो गए। हम लोगों ने कहा कि हम 44 दिन यहाँ बैठ चुके, सरकार हमारी नहीं सुन रही। हमने अल्टीमेटम दिया, हमें लखनऊ जाना चाहिए। हम लखनऊ के लिए रवाना हुए, 26 तारीख को निकले, लखनऊ पहुंचे। और लखनऊ में हमने क्योंकि जब इको गार्डन रुके तो हम भर्ती के लोगों की काउंटिंग कर रहे थे। बोले 32 लोग नर्सिंग भर्ती 2013 के हैं, 16 लोग रीट में 50,000 के हैं, और सारी चीज हर भर्ती के काउंटिंग की गई थी कि 2012 कितने स्कूल व्याख्याता, कितने सारी भर्तियों के लोगों की वहां काउंटिंग, क्योंकि मैं खुद कर रहा था वहां। अब संघर्ष चलते चलते 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हर समस्या को सामना किया। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। स्थिति यह थी कि लास्ट में 5-6 लोग इसके रीड में 50,000 लोगों के बचे। उसमें भी जो नेतृत्व का 3 लोग बोले हम भी, 3-4 लोग हम भी कर जाते, 2 लोग बचे। मैंने कहा भाई रुक जाइए। ऐसे में भी सरकार की तरफ से मैसेज आया, राठौड़ जी का फोन आया कि राज्य सरकार आपकी मांगों को लेकर सीएम साहब खुद मिलेंगे और जो काम होने वाले हम तुरंत करेंगे, और हम चाहते हैं आपके काम हो, आप परेशान मत हो। तो हम आप लोगों को ससम्मान बुलाना चाहते हैं। सरकार ही आपका काम करेगी, मुख्यमंत्री जी आपका काम करेंगे, क्योंकि काम आपको हमारे पास ही आना होगा, काम सरकार से करवाना, तो आप आ जाइए। तो उस समय मैंने तमाम जो भर्तियों के लोग बैठे, एक एक व्यक्ति को, ये लाइव उनको दिखा दीजिए, वो देख भी रहे होंगे, एक एक व्यक्ति को मैंने बुलाया, स्थिति बताई, सब लोगों से पूछा। मैंने कहा मेरी इच्छा नहीं है जाने की, मेरी इच्छा तो और रुककर और इस लड़ाई को अंतिम समय से लड़े और मिलकर ही जाएं यहाँ से। लेकिन उन सब की जो स्थिति थी, बोले कि हमारे 6 तो है, 6 में 4 जा रहे, 2 हम बच्चे, हम भी जाएंगे। फिर धीरे सारे लोगों की, कई और भी लोग थे, आर्थिक हालात थे कि बोले हम रोज के एक व्यक्ति के 100 रुपये खाने के सुबह के, तो शाम को 200 रुपये हो जाते हैं। तो 53 दिन से आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, हमारा काम मुख्यमंत्री जी करेंगे, सरकार हमें ससम्मान बुला रही है, तो हमें जाना चाहिए। ये सारा निर्णय वहां बैठे, जो लखनऊ में बैठे, घर बैठे रजाई वालों से नहीं, लखनऊ में बैठे सब लोगों ने निर्णय लिया। उनकी सहमति के बाद मैंने हाँ भरी और वहां से हम निकले और वार्ता के लिए गए। मैंने यह भी कह दिया था कि ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग न तो लखनऊ आ पाएंगे, या टेंट भी हट जाएगा, ना आंदोलन कर पाएंगे, क्योंकि अपन वहां वार्ता के लिए जा रहे हैं। फिर जो कुछ लोगों की मांगे होंगी, कुछ की नहीं होंगी, तो कई फिर मुझे दोषी मत ठहराना। सब लोगों के पूछने के बाद, सबकी सहमति के बाद हम लोग वहां से निकले, मुख्यमंत्री जी से मिले। कुछ मांगों पर सहमति बनी, कुछ पे नहीं बनी, कुछ के लिए आश्वासन मिला, लेकिन काफी मांगों पर जो हमारी 9 मांगे पूरी हो चुकी थी, 5-6 मांग इस महीने में करने की थी कि इसमें होंगे, तो इस महीने में काफी मांगे हमारी पूरी और कुछ मांगे अगले महीने में। यानी कि एक आंदोलन जो 21 मांगों में से 15 से ज्यादा मांगे हमारी हो रही है। तो एक आप सब जानते हो कि अपन 21 तो 21 आज तक किसी ने करवाई नहीं। आज तक जो एक मांग लेके जाते वही उठ के भाग जाते, एक मांग नहीं हो पाती। लेकिन एक सफलतम आंदोलन ये था जिसकी गूंज पूरे देश में थी। हर बच्चे, हर अभिभावक, हर मीडिया, हर के मुंह पे एक ही बात था कि इस आंदोलन का क्या होगा। यह आंदोलन इतना गजब था कि हर जगह छाया हुआ था कि वास्तव मान गए ये वीर योद्धा जो आवाज बुलंद कर रहे हैं अपनी, झुके नहीं, टूटे नहीं और लड़े, और सरकार को मजबूर कर दिया बुलाने के लिए। सरकार ने बुलाए और वो वार्ता के दौर चले और कुछ समस्या को हल आपके सामने हुआ। साथियों, वहां जो रीट 50,000 के जो 5-6 लोग थे, उसमें से एक अभ्यर्थी जो वहां धरना स्थल पे मैंने गया कि बोले बसंत कुमार को मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई, बात करवाई, पक्ष रखा। उससे पहले उन्होंने एक नाम लिखवाया था, वर्षा शर्मा, उस कोटा से आई, उसको भी वार्ता मैंने करवाई। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव
आरती डोगरा जी जॉइंट सेक्रेटरी और धर्मेंद्र राठौड़ जी से 2 बार मैंने वार्ता करवाई। जैसे ही हमारा जो आंदोलन समाप्त स्थगित करने की हमने घोषणा की, जो सहमति बनी, क्योंकि जहां वो प्रतिनिधि मंडल गया था सब लोग सहमत थे, तो हमने वहां स्थगित किया। फिर मैं धरना स्थल पे पहुंचा। अब जो रीट 50,000 के अभ्यर्थियों के लिए विशेष, इसको जरूर सुनना। मैं धरना स्थल पे पहुंचा क्योंकि मुझे राजनीति पसंद नहीं है। मुझे युवाओं के आंखों में जो आंसू है ना, उनको खुशियों में बदलने की मेरी तमन्ना हमेशा रहती है कि इनके आंखों में से आंसू मिटे और इनके चेहरे पे खुशियां कैसे आए, उनके लिए जीना। हर बेरोजगार के अब मार्च अप्रैल में 10 साल हो जाएंगे मुझे संघर्ष करते हुए। हमेशा बेरोजगारों के लिए जिया हूं। पार्टी कोई सी भी हर से सीधी टक्कर ली है। और जो कहते नहीं है, जो आवाज उठाते हैं, तुम में दम हो तो तुम दिखा दो, या तो दम था लड़ने का। लखनऊ तक 2 बार अनशन भी इस दौरान, पुलिस के धक्के भी खाए, अपमानित भी हुए, बूट पॉलिश भी की, लेटे भी, सब कुछ किया युवा के लिए, और आगे भी करूंगा, क्योंकि लड़ना भी आता है और झुकाना भी आता है, लेकिन राजनीति करना नहीं आता है। क्योंकि कई लोगों की दुकानें इसलिए बंद हो गई क्योंकि युवाओं के नाम पे राजनीति करते हैं, फिर गायब हो गए। 53 दिन तक किसी ने नहीं पूछा कि युवा कैसे हैं, दीपावली दशहरा बना रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, उनके लिए मैं उनके साथ धरने पे बैठूं या उनके लिए प्रदर्शन, कोई, सब गायब हो गए। सब ये तमाशा देख रहा था कि आंदोलन विफल कैसे हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये आंदोलन सफल भी होगा। इस आंदोलन को कुचला नहीं जा सकेगा। इस आंदोलन के योद्धाओं को बुलाया जाएगा और वार्ता भी होगी और उनके परिणाम भी साबित होंगे, वो सबको पता है। तो साथियों, उसके बाद मैं धरना स्थल पे पहुंचा। मैंने 7 तारीख को पहुंचा था। मैंने साफ शब्दों में उन लोगों को जब मैंने स्पष्ट कह दिया था, 7 को नहीं, मैं कब पूछा था तारीख तो मुझे याद नहीं। जब मैं धरना स्थल पे पहुंचा, जहां हमारा धरना चला था वहां 150-200 लोग बैठे थे और सामने की तरफ 101 लोग महेंद्र शर्मा के साथ बैठे थे। महेंद्र शर्मा को मैं नहीं जानता, कहते हैं SFI का कार्यकर्ता है, वो पहले भी यहाँ शहीद स्मारक पे कुछ प्रदर्शन किए थे। मैंने साफ शब्दों में मैंने कह दिया कि भैया, जो रीट में पद बढ़ाने का जो आंदोलन चल रहा था, जब मैं लखनऊ था तो उन अभ्यर्थियों को कहा कि भैया संख्या बढ़ा लो, हम नहीं चलेंगे। यहाँ जब लखनऊ में जब थे तो 1 दिसंबर को जयपुर में इकट्ठे हुए थे लोग, रीट में 50,000 वाले काफ़ी, 200-300। तो मैंने फ़ोन किया, भैया वो संख्या वहाँ काम नहीं आएगी, लखनऊ ले आओ, अपन साथ मिलकर लड़ेंगे। नहीं सुने, नहीं आए। मैंने कहा कि फिर मुझे दोष मत देना, आंदोलन खत्म हो जाएगा, अब भी समय है, बार बार ये समय नहीं आएगा। बहुत समझाया, बहुत कहा, नहीं सुने। लेकिन लास्ट में वहाँ गए, जिन भर्तियों के अभ्यर्थियों की सहमति बनी, आंदोलन स्थगित हुआ। उसके बाद मैं धरना स्थल पर पहुंचा और धरना स्थल पर पहुंचने के बाद संख्या, फिर बाद मुख्यमंत्री जी मिलने के बाद तो संख्या बहुत बढ़ रही है कि अब लोगों को पता लग गया कि अब सरकार का जो प्रोग्राम है 12 तारीख का, बहुत संख्या आ रही थी कि अब 50,000 के लिए लोगों में आशा ही जगी थी कि जब लखनऊ से बुलाया गया, इनकी वार्ता हुई तो कहीं ना कहीं उनका भी पद बढ़ेंगे। और जिज्ञासा सबकी होती है, आशा ही सबको होती है, सब संघर्ष करना जानते हैं। तो साथियों, मैं उन लोगों से मुलाकात की तो मैंने कहा कि भैया हमारा आंदोलन, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारा 8 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिला है, मीडिया में खबर चली है, मैंने जवान दिए कि हमारा आंदोलन स्थगित हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि पंचायत राज LDC, प्रयोगशाला सहायक, टेक्निक हेल्पर, जो कई भर्तियों के लोग थे, वो फ़ोन करके ये कह रहे थे कि भाई साहब हमारा आंदोलन सही और हमारे आंदोलन की जीत हुई है, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात मानी है, और हमारा कई सालों बाद पंचायत राज LDC को तो 9 साल बाद उसको संघर्ष का जो परिणाम मिल रहा था, उनके घरों में खुशी आ रही थी। 3 साल बाद प्रयोगशाला सहायक भर्ती, कई ऐसी भर्तियां थी जिन पे वहां आंदोलन के बाद हमारे संघर्ष की जीत हो रही थी। उन लोगों ने कहा भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, आप धरने पे मत बैठ जाना। आप धरने पे बैठ के तो मुख्यमंत्री जी नाराज होकर इन भर्तियों को सरकार रोक देगी और कहेगी इसको तो आंदोलन का शौक है, ये तो भीड़ में जाके बैठ जाता है, और बोलो ये तो हमारे भविष्य के साथ गलत हो जाएगी। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप, हमारा जो समझौता हो गया, हमारी मांगे सरकार मान रही है, तो आप बैठ गए तो हमारे पेट पे लात पड़ेगी और हम परेशान हो जाएंगे साहब, हम आत्महत्या कर लेंगे। उन लोगों के लगातार कॉल मैसेज है, और बात उनकी कॉल और मैसेज की नहीं है, बात है जबान की। जब मैं बैठा हूँ, समझौता हुआ, जबान दी है, तो ऐसे में मैं दोबारा वहां जाके बैठता तो मेरा भी कोई वैल्यू नहीं थी। मीडिया भी कहती कि इसका काम ही आंदोलन का, जब समझौता हो गया, इनकी मांगे मानी जा रही है, फिर वहां धरने पे क्यों बैठ रहे। तो मैंने साफ सुथरे शब्दों में उन लोगों को मैंने कह दिया कि भैया मैं आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपके बीच में आता रहूंगा, जितना सहयोग मैं करूंगा। तो सब लोगों ने उस बात को, मेरी बात को समझा। सब लोगों ने एक आवाज में कहा कि दोस्त हम आपके साथ है, लेकिन जो दूसरा धरना चल रहा है, 2 गुट हम लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जीत नहीं होगी। वहां महेंद्र शर्मा के साथ 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम अलग अलग लड़ाई कैसे लड़ेंगे। मैंने कहा बुला लीजिए, बैठ जाए। बोले वो लोग नहीं आ रहे, वो झुकना नहीं चाहते। मैंने कहा मैं झुक जाता हूँ, वो सारे लोग लाइव देख लेंगे, उनको पूछ ली। मैंने कहा मैं झुक जाता हूँ, भैया आपकी मांग हो तो मैं झुक जाता हूँ, युवाओं के लिए तो मैं लड़ता हूँ,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता झुकने से, जहां मेरे युवाओं की मांग हो, उनके सपने साकार हो तो मैं झुक जाता हूं। मैं वहां से उठा, उनको ले गया, उनको दोनों को लाया, मिलाया कि भैया ये आंदोलन महेंद्र का, तू छोटा भाई है, आप आंदोलन लड़ रहे हो, आप इनके लिए, सौ के लिए, सबके लिए लड़िए, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो सबकी सहमति के बाद उनको आंदोलन देखे मैं आ गया था। साफ शब्दों में कह के आया था कि मैं आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समझौता हमारा हो चुका है, कुछ भर्तियों पर सहमति बनी है, कुछ अगले महीने होंगी, कुछ इस महीने होंगी। यदि मैं आंदोलन बैठूंगा तो जो 9-9 साल से इंतजार कर रहे हैं उन बेरोजगारों का बुरा हो जाएगा। तो साफ शब्दों में धरना स्थल पर मैं बोल के आया था, और वो मैं सही था, क्योंकि ये थोड़ी होता कि एक आंदोलन 53 दिन बाद सरकार बुला के ससम्मान हमारी मांगे मानकर आंदोलन खत्म करवा रही है और फिर मैं बैठ जाऊं, तो वो कहेंगे यार इसका क्या स्टैंड है। तो मैंने सारी चीज स्पष्ट होने के बाद वहां से धरना स्थल से मैं आया। मैं दूसरे दिन भी गया, तीसरे दिन भी गया, वहां देखा कुछ लोग ये कह रहे थे ये तो फोटो खिंचवा रहे थे। मैंने देखा कि यहाँ जो उनके शब्दों को प्रयोग सुनने के बाद मैंने जाना बंद कर दिया। उसके बाद महेंद्र क्यों छोड़ के गया वो जाने, क्यों आंदोलन इतनी संख्या होने के बावजूद भी आंदोलन बिखरा, क्यों वो गए, क्या हुआ, मैं नहीं जानता, उसका जवाब वो देगा और वो जाने। लेकिन मैंने हमेशा सहयोग किया था, सोशल मीडिया भी सहयोग किया था, और आज भी कह रहा हूँ आंदोलन का नेतृत्व मैं आज भी नहीं कर रहा, न कल कर रहा था, क्योंकि जब समझौता हुआ मेरे एक, आप 50,000 की मांग जो आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ, लेकिन मैं एक आपकी मांग की खातिर मैं उन लोगों के पेट पे लात नहीं मार सकता जो 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग फरवरी में भी हमारे साथ 9 दिन के आंदोलन में शामिल थे, वो लोग उपचुनावों में घर घर जाकर पर्चा बांट के ढोल बजा रहे थे, वो लोग हर जगह मेरे साथ थे जिनके सपने साकार हो रहे थे। उन लोगों के लिए लाठियां खाई, उन लोगों के लिए मंदिरों में सोए, क्या उनके सपनों के साथ मैं कुठारघात नहीं कर सकता? स्पष्ट शब्दों में अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था, इसलिए मैं नेतृत्व नहीं किया, नहीं गया। अब उसके बाद वो संख्या बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई, क्यों बिखरे, उनमें क्या मतभेद हुआ वो लोग जाने, लेकिन मैं पहले दिन से ही इस आंदोलन में शामिल नहीं था। मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया, और आज भी कह रहा हूं। और हालांकि मैंने मेरा फर्ज निभाया, मैंने मुख्यमंत्री जी से उनके डेलीगेशन की एक प्रतिनिधि की वार्ता करवाई, और कल उनसे बीडी कला जी से भी मैंने मुलाकात करके उनकी बात पूछी। जहां मुझे सहयोग करने की आवश्यकता थी मैंने सहयोग किया, आगे भी सहयोग करूंगा। लेकिन अब इसके अलावा आप क्या समझ रहे हो, मेरे पास तो नई जो भर्ती के लिए कह रहे हैं कि हम STC BEd कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, आप 50,000 करवा रहे हैं, मैं तो दोनों तरफ से फंसा हुआ हूं। उधर वो भी गाली दे रहे हैं, इधर ये भी गाली दे रहे हैं। आपस में यार आप लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, जो व्यक्ति आप लोगों के लिए लड़ता रहता है बुरा बना दीजिए, लेकिन मैं सच पे कायम हूं। मैं नेतृत्व कल भी नहीं कर रहा था, आज भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं और अन्य बेरोजगारों का जिनका भविष्य बनने वाला इस महीने में और अगले महीने में, उनके साथ कुठारघात नहीं कर सकता। उनके संघर्ष को खाली नहीं जाने दूंगा, जो मैंने उदाहरण दिए। साथियों, फिर भी जितना सहयोग होगा, मैं इनडायरेक्ट जितना भी सहयोग मैं करूंगा। लेकिन जो चीजें हैं, आप लोग कह रहे कि क्यों नहीं गया, मैं गया ही नहीं था। अब वो क्यों चले गए, लोग कह रहे हैं कि नेता भाग गया, तो भैया वो नेता भागा, उनसे आप पूछिए, मैं नहीं बता सकता, मैं तो जानता भी नहीं, मैं तो वहां पहली बार मिला था, कौन क्या आप पूछिए, वो जाने। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, मुझे तो संघर्ष करना भी आता है, झुकाना भी आता है, मांग मनवानी भी आती है, युवाओं के सपनों के लिए लड़ना भी आता है। कभी धोखा नहीं देता राजनीति करता, क्योंकि साफ शब्दों में बात करता हूं। हालांकि कुछ लोग पहुंचे, उनको धक्का मार के कुछ लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने पहले चिटिंग की थी बेरोजगारों के। तो कई लोगों का जवाब युवा ही दे रहे हैं, आगे भी वही देंगे। अब मैं चर्चा कर रहा था, ये रीड दो मैं इसके लिए कर दिया था, टेक्निकल हेल्पर की मैं बता दिया, इस महीने के लिए कहा है, और उसमें पद बढ़ाने की चर्चा भी करूंगा। जलदायी विभाग में भर्ती निकाली जाए, इसके लिए भी जल्द मंत्री से मुलाकात की जाएगी, जलदायी विभाग में भर्तियां निकाली जाए। रीड 2018 की कल सुनवाई है, और कोशिश की जाएगी, मैं कल नहीं परसों सुनवाई बता रहे हैं, 17 को बता रहे हैं, कल 16 ही है, तो कल एक बार फिर CM में बात करके कि सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, जिससे इसका निस्तारण जल्द से जल्द हो और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी है। तो इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। पंचायत राज LDC वाला मैंने बोल दिया, जहीन वाला बोल दिया। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के मामले में कल मैं खुद भी मिल के आया था, आज अभ्यर्थी भी मिल के आए थे, न्यूज चैनल भी चल रही है। तो अनुदेशक भर्ती में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो, ये मंत्री जी को मैंने अवगत करवा दिया है। और इस भर्ती के लिए तो देखो, इस भर्ती को हम कैसे, हमने जो संविदा पे थी उस संविदा से स्थायी करवाई है, और इसके बीच में यदि कोई भी हो जानबूझकर अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, चाहे इसको चेतावनी समझे या कुछ समझे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए फिर उग्र आंदोलन होगा, मजबूर ना करे हमें। इसलिए जैसे ये भर्ती चल रही है वो चलने दे, क्योंकि इसमें कई लाखों बेरोजगारों का भविष्य छुपा हुआ है। 14% स्कूल व्याख्याता वाला मामला, लगातार इनके अभ्यर्थियां जयपुर में डटे हुए हैं। PCC चीफ अपनी बात पर कायम है, और कुछ अधिकारी नेगेटिव थे वो भी पॉजिटिव हो गए, और इस पे जल्द से जल्द इसकी सूची और इसकी स्वीकृति जो आदेश जारी है उसके लिए हम प्रयासरत है, और इस पे भी 100% हमें जीत मिलेगी।
ये इनके इन प्रकार इस मामले में हम लगे हुए हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2014, इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, दिल से लड़ रहे हैं और मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके कई साथी जैसे हनुमान ढाका है, विकास है, इसमें राम प्रसाद है, राम प्रताप है, हेमंत है, देव चौधरी है, अंकित है और विजय है। ये तमाम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। मनीष भी है और एक दो लड़कियां भी हैं, जो सुमन भी है, पूनम भी है, जो ये जो हैं, जो लगातार, इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये लगातार अभी भी घर नहीं बैठे और इस संघर्ष में पूरा सहयोग कर, क्योंकि एक टीम बनकर वर्क करती है तो कहीं ना कहीं इसको सफलता जरूर मिलती है। ये सब लोग इसमें लगातार लगे हुए हैं। साथियों, हाँ एक चीज और है, 50,000 वाले भी सुन लो, समय कम है कि अब जो सरकार, जो जहां तक मैंने बात की अधिकारियों से, कई लोग ये भी पूछे रीट की विज्ञप्ति कब आएगी, तो 20 तारीख के बाद दिसंबर के अंत में कभी भी इसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। जहां तक मैंने आज ही बात की थी कि दिसंबर के अंत तक इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। रीट 2021 के लिए आज लाइव आने से पहले मैंने बात की थी संबंधित अधिकारियों से, तो बोले कि इस महीने में अंत तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। 20 तारीख के बाद कभी भी इसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। पटवारी का परिणाम दिसंबर एंड या जनवरी 1 में आएगा। जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा समय लग रहा, तो दिसंबर एंड या फिर जनवरी 1 तक ही इसका परिणाम आ पाएगा। विशेष शिक्षक की मीटिंग हो चुकी है, दीपेंद्र की इस समय शामिल था, दीपेंद्र सिंह चौहान, और इसमें कोशिश की जा रही है। एक बार फिर निदेशक महोदय जी से हम मुलाकात करेंगे। सीएमओ में इसकी मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग अभी तक सकारात्मक रही है। जैसे वो अभ्यर्थी सोच रहे हैं वहाँ तक ये अभी मीटिंग के जो परिणाम निकल कर आए हैं और दोबारा इसके संबंध में मीटिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसके अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द खुशखबरी मिले, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नर्सिंग भर्ती 2013 में जो जवाब देना है, न्यायालय में जवाब देना है। जब मीटिंग हुई थी, आरती डोगरा जी ने संबंधित अभ्यर्थी को अपने मोबाइल नंबर दिए थे कि आप पता कर लीजिए, नोटिस की कॉपी दे दीजिए और जवाब हम दे देंगे। जो भी है वो उनसे वो डायरेक्ट संपर्क करके मिल लेंगे। जवाब दिया कि नहीं दिया वो उनसे मिलिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम विभाग से सकारात्मक जवाब दिलाने का विश्वास उन्होंने दिलाया था। तो वहाँ शामिल जो महिला अभ्यर्थी थी उनको उन्होंने डायरेक्ट धर्मेंद्र राठौड़ जी और आरती डोगरा जी ने अपने नंबर दिए थे कि आप पता कर लीजिए, आपके वकील से बात कर लीजिए, जवाब नहीं दीजिए उनसे मिल लेंगे, तो वो फोन करके उनसे मिल लीजिए जिससे आपका जवाब चला जाए। पशुधन सहायक, वन रक्षक, वनपाल, इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जनवरी का आश्वासन उन्होंने दिया कि अभी ग्राम सेवक की भर्ती में वो बिजी है, लेकिन अब मैं दोबारा इसी वीक या अगले वीक में एक बार चेयरमैन साहब से मिलूंगा। इसकी विज्ञप्तियां पशुधन सहायक जलदारी की विज्ञप्ति जारी हो, वनपाल वन रक्षक की हो, टीआरए की उलझी पड़ी है, मोटर वाहन उपनिरीक्षक की, तो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। वास्तव में काफ़ी समय से आपकी भर्ती का आप इंतजार कर रहे हो। जो कॉमन टेस्ट के लिए मैंने एक सुबह ट्वीट किया था, साथियों कॉमन टेस्ट की घोषणा सरकार ने किया और कॉमन टेस्ट के अंकों के आधार पर ही, मान लीजिए 3 साल की वैधता वो रख रहे हैं, उन अंकों के आधार पर ही यदि भर्ती की जाती है तो एक व्यक्ति का कितनी बार नंबर आए वो नुकसान है भाई, इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं तो चाहता हूं कॉमन टेस्ट लागू ही नहीं किया जाए। कॉमन टेस्ट लागू करेंगे फिर उसके बाद दूसरी एग्जाम होगी तो भर्तियों में बहुत देरी होगी। अभी एक भर्ती में इतना समय लग रहा है तो 2 भर्तियों में कितना समय लगेगा। लेकिन ये कह रहे कॉमन टेस्ट की घोषणा कर चुके हैं, नियम बन चुके हैं लगभग, और उसको लागू कर रहे हैं, तो उसमें सुधार की आवश्यकता की मैं मांग कर रहा था कि पात्रता परीक्षा का आधार हो और अलग से भर्ती इसलिए कर रहा था कि मान लो पात्रता के आधार पर ही कर देंगे, एक व्यक्ति का नंबर अच्छे आ गए तो वो तो बार बार 3 साल तक उसका उपयोग करता रहेगा, नए को काम मौका मिलेगा। इसलिए मैंने इसके सवाल उठाया था, ट्वीट किया था। साथियों बिजली विभाग में जो जूनियर अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर भर्ती, मैं पहले भी जाके आया था, आज भी जाके आया था। आज देख लीजिए कई बार ट्वीट में जो गड़बड़ी होता है, आज मेरे से भी एक ट्वीट में गड़बड़ी हुई। जब अधिकारियों से मैं अमिताभ जी से मिलकर आया था और उन्होंने कहा 18 तक, और उसमें लिख दिया 18 को, कि उन्होंने कहा कि 18, बोले कि मैंने कहा कब परिणाम आ जाएगा स्टेनोग्राफर का और जूनियर अकाउंटेंट का। जूनियर अकाउंटेंट पर कह रहा था जल्द आ जाएगा जल्द आ जाएगा जल्द आ जाएगा। और इसके अलावा साथियों और अधिकारी से मैंने मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि जो स्टेनोग्राफर का 18 तक आ जाएगा। अब ट्वीट में लिखे 18 को, तो 18 तक यानी कि आज ही स्टेनोग्राफर का परिणाम जारी हो चुका है। और जूनियर स्टेनोग्राफर जूनियर अकाउंटेंट के लिए कह रहे हैं कि जल्द ही। मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कहा सब इस वीक में, उसने इस वीक के लिए अमिताभ जी से मैं खुद मिल के आया था। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं बिजली विभाग के अभ्यर्थी कि जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम आए, स्टेनोग्राफर का आ चुका है। तो साथियों मैं 2 बार इस आपकी भर्ती के लिए मैं खुद मिल के आया हूँ, आप जाके पता कर लीजिए। मैं तो इतना प्रयास कर सकता हूँ कि आप घर हो तो कम से कम मैं जाकर आपकी बात रखाऊँ। और मंत्री जी से भी मैंने, आपका एक अभ्यर्थी मेरे साथ गया था, उसके सामने मंत्री जी ने फोन किया था भास्कर साहब जी को। तो प्रयास आप लोगों के लिए मैं पूरा कर रहा हूं। साथियों चिकित्सा विभाग में चाहे दंत चिकित्सक की भर्ती हो, ओटी टेक्नीशियन की हो,
रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की हो, जो नई नर्सिंग कर्मी की भर्ती हो, चाहे वो और भर्तियां हो, चाहे वार्ड बॉय की हो, उन तमाम भर्तियों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमें जो वार्ता में ये कहा गया था कि जनवरी फरवरी में चिकित्सा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी, चाहे वो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन हो। हम दंत चिकित्सक के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ओटी टेक्नीशियन का कैडर बनेगा, उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो। तो सारी भर्तियों के लिए मैंने लिखित में भी दिया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ चिकित्सा में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन हो। फार्मासिस्ट भर्ती की भी जो 2018 से लंबित हो, तो उन्होंने फार्मासिस्ट भर्ती के लिए जो मैंने आपको बताया था कि सरकार ये चाह रही है, तो उसके लिए भी वो स्वीकृति वापस वो फाइल गई थी, वित्त में भी गई थी, और वित्त से वो कैबिनेट आनी थी। अभी तक कैबिनेट नहीं आ पाई, लेकिन मैंने 2 बार इसके लिए कह दिया, क्योंकि साथियों प्रयोगशाला सहायक के साथ साथ मैं फार्मासिस्ट के लिए भी लगातार बोलता रहता हूं। तो वो कह रहे हैं कि प्रोसेस में प्रयास मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मुझे लगातार कमेंट फार्मासिस्ट भर्ती के लिए मिल रही है कि आप हमारी भर्ती भूल गए। भूला नहीं, जब भी जाता हूं प्रयोगशाला सहायक भर्ती के साथ आपकी मांग रखता हूं। बस अंतर यही है कि 53 दिन आंदोलन करे थे, प्रयोगशाला सहायक जो तमाम भर्तियों के लोग वहां मौजूद है, तो वो साथ जाते हैं, तो प्राथमिकता उनकी बात रखी जाती है। आप बैठे कुछ दिन रहे, आपके 5 साल लोग फिर गायब हो गए। अब वहां वो जो जाता है ना, उसकी बात पहले रखी जाती है, वो सामने होता है तो पहले उसकी बात रखी जाती है, बाद में जो नहीं है उसकी मैं रखता हूं। तो उतना ही वेटेज मिलता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश आप लोगों के लिए भी कर रहा हूं। पशु चिकित्सक भर्ती का इंटरव्यू 900 पदों पर 2019 की है, ये भर्ती है। 2012 भर्ती जो सारे याचिकर्ता अब न्यायालय मेन कोर्ट में चला गया है। और मेरी जब मुख्यमंत्री जी के स्पेशल सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमें कैसे पक्ष रखना है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करें कि तमाम अभ्यर्थियों को राहत मिले। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब 2012 के जो याचिकर्ता है जो सुप्रीम कोर्ट में, वो उनके पक्षधर हैं और वो चाहते हैं उनको न्याय मिले, तो वो अपना रास्ता निकाले। एडवोकेट जनरल साहब ने भी उनको लीगल ओपिनियन दी है। तो जितना प्रयास हो हम कर रहे हैं। आपके साथी मेरे टच में, श्याम अच्छा प्रयास कर रहा है। हालांकि श्याम की कुछ बातों से मैं नाराज हो था, वो नाराज इसलिए हो गया था कि वो जल्दबाजी कर रहा था। वो हमेशा 12 को लेकर वो 3 दिन तक अपना फोन बंद कर दिया था कि मैं लोगों को क्या जवाब दूं। वो व्यक्ति सचिवालय में रोने लग गया था, वो अधिकारियों के पास भाग रहा था। धनराज गायब हो गया था, हवा सिंह गायब हो गया था, नमो नारायण गायब हो गया था, ये और, लेकिन श्याम गायब नहीं रहा था, वो लखनऊ तक साथ था। हालांकि हवा सिंह जी का फोन आ रहा, कल 12 बजे मुझसे मिलेंगे। धनराज का भी फोन आ रहा है, उनसे मैं नाराज था क्योंकि गायब होने वाले उसमें नहीं मिलता है। यार गायब का मतलब 2 व्यक्ति नहीं, कई सैकड़ों बेरोजगारों का भविष्य उनके ऊपर टिका है, जिनसे वो याचिका लगा रखी है, जो उनसे जुड़े हुए, उनको एक्टिव रहना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कल उनसे मैं मिलूंगा। लेकिन श्याम ने अच्छी मेहनत की है, क्योंकि हालांकि मेरे लिए तीनों ग्रुप सम्मान है, लेकिन उस व्यक्ति ने दीपावली भी यहाँ बनाई। उस व्यक्ति ने अपने घर परिवार छोड़कर 53 दिन तक जो लखनऊ भी गए, वहाँ भी साथ रहे, और यहाँ भी आने के बाद मेहनत की, तो वो अच्छा है। हालांकि मैंने गुस्सा जरूर किया क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहा था, लेकिन वो जल्दबाजी अपने ही युवा साथियों के लिए कर रहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, और वो रोब भी आप लोगों के लिए रहा था। तो वो इतना चिंतित, तो मैंने देखा यार 12 भर्ती के लिए वो पागल सा हो रहा था, अपना समर्पित था। तो वो अच्छा प्रयास वो पूरा कर रहा है, और मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पूरा साथ दूंगा। नाराज चाहे 2 मिनट के लिए जाऊं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। जो आपसे वादा किया था अंतिम क्षण तक साथ देने का, वो वादा निभाऊंगा। नहीं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में कम से कम 5-6 महीने का समय मिलना चाहिए, और ये एक साथ नहीं हो। ये सारी चीजें मैंने रख दी है। एक साथ का मतलब कि भैया जैसे मान लो जुलाई में फर्स्ट ग्रेड हो, जुलाई में सेकंड ग्रेड हो, ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी अंतर होना चाहिए। पीटीआई की में पद 900 के करीब पदों की जो आई थी फाइल, वो पदों की संख्या बढ़ाई जाए, और प्रयोगशाला चाहिए, पुस्तकालय इनकी भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो। इनका आश्वासन कुछ भर्तियों का जनवरी में, कुछ का फरवरी का मिला था। तो मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब भर्तियों के लिए, पीटीआई के लिए भी। कई लोग कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पीछे मैं पढ़ा रहा हूँ। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए जो सूची जारी हुई थी, अभ्यर्थी मेरे साथ आए थे, वैभव गलेरिया जी से मैं मिलकर आया था। उन्होंने कहा कि मैं संबंधित अधिकारी को बुलाकर जल्द से जल्द आदेश जारी करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया था। वो अभ्यर्थी जो 127 प्लस और भी आए थे, 5 या 15 जो भी होंगे, वो भी अभ्यर्थी घबराए नहीं। मैंने बात की तो मैं दोबारा जाकर मिल लूंगा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं अधिकारी को बुलाकर जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जो आपका जारी कर देंगे। तो इसलिए मैं मेरा ये आपका मामला मेरे संज्ञान में, तो मेरे संज्ञान में आ गया, तो सोच लिए मैं आपसे ज़्यादा चिंतित हूँ, और इसके लिए मैं जल्द अधिकारी से दोबारा मिलकर, क्योंकि दोबारा तब मिलूंगा 2-4 दिन में कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मैं बुलवाकर आदेश करवा दूंगा, तो आप चिंता न करें, आपके आदेश जल्द से जल्द जारी करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड 2016 का मैंने बता ही दिया था। सीओचओ की वेटिंग के भी मैसेज आ रहे हैं, तो इस संबंध में भी मैं संबंधित अधिकारी से मुलाकात करूंगा जाके। कल 12 बजे जो तमाम लोग जो मुझे कॉल और मैसेज करें मिलने के लिए, जो लोग मिलना चाहते, कई बार क्या है कि सचिवालय, कभी अधिकारी, कभी धरना स्थल पे, कभी लखनऊ, तो पिछले 2 महीने से लोगों से मिल नहीं पा रहा था। तो कल 12 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में मौजूद रहूंगा, जो गोपालपुरा बाईपास, गंगाराम नगर, जो महेश नगर थाने के सामने,
यही स्थिति है, जो कोई भी अभ्यर्थी मिलना चाहे वो मिल सकता है। मैं 12 से 1-2 घंटे वहाँ मौजूद रहूँगा, तो जो अभ्यर्थी है वहाँ मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैसेज आ रहे हैं कि आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की मांग की जाए। तो साथियों, मांग पत्र में शामिल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपकी मांग उठा रहा हूँ। बहुत लंबा समय हो गया, इसकी विज्ञप्ति नहीं आई है, सूचना सहायक की भी नहीं आई है और कई भर्तियों की नहीं आई, वो भी हम मांग लगातार करें। पंचायत सहायक का 52 दिन से आंदोलन जारी है और पंचायत सहायक भी एक संविदा कर्मी है, उनके मानदेय भी बढ़ाया जाए और इनको नियमित की जाए। इनके साथ मैं आज भी था, कल भी हूँ और हमेशा रहूँगा, पूरा साथ दूंगा। एनटीटी की लिस्ट के लिए संबंधित अधिकारी से मेरी बात हुई, पता नहीं आज के लिए कह रहा था कि वो एक लिस्ट जारी होने वाली थी, आज नहीं तो कल परसों में हो जाएगी, लेकिन आज की बात थी कि आज जारी होगी। आपने देखो शायद या तो जारी हो गई, नहीं होती, 1-2 दिन में एनटीटी वाली लिस्ट भी जारी हो रही है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक, इनके लिए प्रयास, अब मैं दोबारा मिलूंगा जो और भर्तियों को मिलने जाऊंगा। ITI अनुदेशक 1500 पदों पर घोषणा की गई थी और जिसमें अभी भी कई पद खाली है, तो अभी तक इसकी विज्ञप्ति और नए भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो पाई, तो इसके लिए भी प्रयास करूंगा मैं संबंधित मंत्री अशोक चांदर जी से मिलकर कि जो 1500 पदों पर घोषणा की गई थी ITI अनुदेशकों की, उसकी विज्ञप्ति जारी करो। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के लिए साफ मना कर चुका है। मैं कई बार हमेशा मीटिंग में बात रखता हूँ तो साफ मना कर देते हैं कि नहीं आएगी। मैंने कहा वो उदाहरण देते कि रीट 2016-18 वो न्यायालय में गए थे, 18 वाले रीट वाले न्यायालय से जीत के आए थे, उसके बाद हमने सूची जारी की थी, उदाहरण देकर वो मना कर देते हैं। बाहर राज्य को कोटा समाप्त हो, क्योंकि साथियों अलग अलग लोग अपनी अपनी भर्तियों के गीत गाते हैं कि मेरी भर्ती ये हो जाए, वो जाए, कंप्यूटर अनुदेशक ये बत, लेकिन कोई ये नहीं कहता। इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए मैं पूरे राजस्थान में युवा जागरण अभियान और सदस्यता अभियान चला रहा हूँ, जिससे बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो और जो कमियां वो दूर हो, उसके लिए पूरे हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती निकालने की मांग करें, 93% पद खाली है, यानी कि 247 पद अभी भी विभाग में खाली है। RS भर्ती 2018 के संबंध में भी जब मैं अहमद गिराजी से मिला था कि विभाग आवंटन के साथ और उनका ट्रेंडिंग आदेश जल्द हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि 5-10 दिन तो इंतजार करना पड़ेगा, जल्द के लिए उन्होंने कहा था, तो शायद जल्दी इनके आदेश जारी हो जाए। नई स्कूल लेक्चरर के लिए भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नई स्कूल लेक्चरर की, तो साथ ये भी ज्ञापन में शामिल कर लिया है। मैं ये मांग भी आप तक के पूछा दूंगा आप लोगों के, कोई भूल जाऊंगा तो लोग गालियां देते हैं। 5 पद जो इसके जैन भर्ती में रह गए थे, कई लोग वो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। एक लड़का बहुत फोन करता है, उसकी मैं बात रखूंगा। एक चीज जो मैंने सुझाव सरकार को दिए है साथियों, जो सुझाव सरकार को दिए हैं वार्ता के दौरान दिया, अधिकारियों से मुलाकात हुई है। एक तो परीक्षा केंद्र राजस्थान जो भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र ना गृह जिलों में दिया जाए, गृह जिले में। अब पुनः बता दूं, हर भर्ती परीक्षाओं में 500-600 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिए गए थे, तो उसकी आवाज उठाई है, उस पर सहमति लगभग बन चुकी है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र गृह जिले में दिया जाए, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और देखना एक दिन इस पर भी जल्दी सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो भर्तियों का परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो कि विज्ञप्ति कब जारी होगी, सिलेबस कब जारी होगा, कब एग्जाम होगा, कब परिणाम जारी होगा, इन भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर सरकार जारी करे सबका एक साथ, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, PTI हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे वो रीट हो, चाहे कोई भी भर्ती, उसका कैलेंडर सरकार पहले जारी करे, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी उस अनुरूप कर सके। अध्यादेश जो गैर जमानती कानून और अध्यादेश में फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट ये तो जुड़ चुके हैं, लेकिन इसमें संपत्ति जब्त की जाए ये भी मैं जुड़वाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक आपने उदाहरण देखा होगा, जो दोषी पाया जाता है उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए, ये भी राजस्थान में लागू किया जाए, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। और भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू बिल्कुल समाप्त किया जाए या फिर 5 या 10 नंबर का नाममात्र का रखा जाए। प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू प्रथा को समाप्त करने की हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, मेरी मांग भी है, सरकार तक पहुंचाई, या तो उसको समाप्त करिए या 5-10 नंबर का ही रखा जाए नाममात्र का, जिससे ये जो घूसकांड प्रकरण सामने नहीं आए। भर्ती परीक्षा जो केंद्र है वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक्स अनिवार्य किए जाए, ये भी मांग हमने की है। और न्यायालय के मामले जो जितने भी है, चाहे वो पशु चिकित्सक का था, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर का था, चाहे अब रीट 2018 जो भी मामले हैं, उसके लिए सुपरविजन की एक कमेटी, एक सीनियर एडवोकेट या IPS IAS जिनका एक सुपरविजन एक कमेटी का गठन किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि तारीख नहीं मिली, कई बार नोटिस का जवाब नहीं मिला, कभी एडवोकेट नहीं पूछा, तो सुपरविजन एक कमेटी हो जिसमें कोई भी अभ्यर्थी भर्ती का अभ्यर्थी जाके कह सकता है साहब मेरा वकील कल सुनवाई है, 17 को सुनवाई है साहब, एडवोकेट जनरल को भेजिए या उसको भेजिए साहब, वह नोटिस का जवाब नहीं दिया 4 सप्ताह से, तो वो वहां जाए और तुरंत उसको टैकल करे, तुरंत संबंधित अधिकारियों को बोले, विभाग को बोले, तमाम एडवोकेट्स को बोले, तो एक न्यायालय में जाने वाले में वैसे तो जाने नहीं जाए, स्पष्ट जब निर्देश होंगे भर्ती परीक्षाओं के साफ सुथरे होंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, तो भर्ती कोर्ट में नहीं जानी चाहिए। यदि चली भी जाती है
तो ऐसे में एक सुपरविजन, एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें उच्च अधिकारी या एडवोकेट जो भी है, जिससे कोई भी अभ्यर्थी जाके और कह सकते हैं साहब मेरी भर्ती की सुनवाई एडवोकेट नहीं जा पा रहा, जवाब नहीं दे पा रहा, जिससे वो वहाँ मॉनिटरिंग करके भर्ती परीक्षाओं को कोर्ट से जल्द बाहर निकलवाने का काम करे। ये भी सरकार तक मैंने एक मैसेज उन तक रखा है। साथियों अब मैं फेसबुक पे कोई वो जरूर देखूंगा कोई कमेंट। इसके अलावा काफ़ी लंबा लाइव हो चुका है, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में तमाम बातें रखने की, क्योंकि साथियों लगातार आप लोगों के लिए आपने देखा होगा कि बात करने वाले, आवाज़ उठाने वाले सोशल मीडिया के काफ़ी शेयर आते हैं लेकिन गायब हो जाते हैं। धरातल पर अनशन करना, लाठियाँ खाना, लखनऊ तक जाना, त्रिपेंद्र संघर्ष करना, बार तमीवार सब छोड़कर अपने परिवार से दूर रखकर आवाज़ लगातार मैं ही उठा रहा हूँ, हली गाली भी मैं ही खा रहा हूँ। जो सोशल मीडिया जो आकाएँ हैं जिनको डर है कि ये युवा है आग लगा चुका है और एक दिन ये तूफान भी लाएगा, देखना साथियों। अब जो हम रणनीति जो बना रहे हैं, क्योंकि अब राजस्थान के प्रत्येक जिले, तहसील और मंडल तक जाकर कमेटी जो संगठन को एक बड़ा प्रारूप दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें बाहरी राज्य का कोटा राजस्थान में कम होना चाहिए, राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और तमाम जो मैं ये मानी नहीं गई, इसके लिए हजारों की संख्या में हम जयपुर में बड़ा मापड़ा डालेंगे, चाहे उसके लिए सिविल लाइन्स कुछ करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोगों को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि जो लखनऊ में आंदोलन हुआ, जयपुर में आंदोलन हुआ, हालांकि पूरे 53 दिन की संख्या जोड़ा जाए तो 5,000 10,000 के करीब लोग पहुंचे हैं जो हमने अटेंडेंस देखी, लेकिन वो एक साथ नहीं आ पाए। तो हम चाहते हैं जब भी आंदोलन हो हजारों की संख्या एक साथ आए, इसके लिए हमारे संगठन को मजबूत करना होगा। इसके लिए संगठन को मजबूत करने के लिए जनवरी से एक अभियान चलाया जा रहा है। मैं एक बार फेसबुक पे देख लेता हूं कोई कमेंट हो। यूट्यूब पे नहीं देख पाऊंगा भैया, फेसबुक देखूंगा। बीमार भी चल रहा हूं यार थोड़ा सा। विशेष शिक्षा वाली मीटिंग आपके अभ्यर्थी को हो चुकी है, उसने कहा कि अच्छी मीटिंग हुई है। भैया जूनियर अकाउंट है 2013 के लिए साफ मना कर दिया उन लोगों ने, और आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए साफ मना कर दिया। एलडीसी 2013 वाला हो जाएगा। ओम प्रकाश जी बिल्कुल आएगी, दीपक बुड्रक जी आएगी, बिल्कुल आएगी। अमित शर्मा जी फार्मासिस्ट की मैं बात कर चुका हूं पर। जगदीश बिश्नोई जी मैं माफी चाहता हूं, आप हाईकोर्ट एलडीसी की बात कर रहे हो, यह मामला जोधपुर का है, जोधपुर मेरा जाना नहीं हो पा रहा, नहीं तो मैं जोधपुर में जाकर आपकी जरूर सहायता करता है। क्योंकि राजस्थान जो जयपुर में ही काफ़ी बेरोजगार रहते हैं, यहाँ मैं बहुत बिजी रहता हूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, लेकिन जब भी मेरा जोधपुर जाना होगा तो मैं आपकी बात जरूर मजबूती से रखूंगा। राज यादव जी बिल्कुल संस्कृत डिपार्टमेंट थर्ड ग्रेड की, ये भी बात मैं, अभी बीडी कल्ला जी मंत्री हैं संस्कृत विभाग में, वो भी बात मैं रखूंगा। किशोर मोयल खुश रहो भाई। जली सिंह रीट की सीबीआई जांच करवाएगा क्या? आप कभी धरने पे आएगा? घर बैठे बात मत करो, घर से निकलते तो शायद जांच भी हो जाती, घर बैठे तो कुछ नहीं होगा। टेक्निकल हेल्पर के लिए मैं बोल चुका हूँ, एलएसए के लिए कोशिश करें, बिल्कुल एलडीसी भर्ती हो जाएगी। सेकंड ग्रेड जनवरी के लिए कह रहे हैं भैया रमेश भाई। खेमराज जी स्पेशल टीचर के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलो काफ़ी समय लाइव का हो चुका है साथियों, फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगा, थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है, लेकिन साथियों मैं एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को, जो तमाम मेरा इस लाइव को अभिभावक भी देखते हैं, युवा बेरोजगार भी देखते हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे अराजक तत्व हैं जो अपने आकाओं के द्वारा छोड़े गए हैं, वो असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, वो लोग गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सच्चाई जानने के लिए आप उनका अकाउंट खोल के देखोगे, या तो नया होगा या किसी आका से या किसी वर्ग विशेष से जुड़ा होगा, पता लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सच्चाई जानने के लिए आप लोग मेरी फेसबुक, मेरा ट्विटर और यूट्यूब, आप आज से नहीं कई सालों से जाकर चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी भर्तियों में क्या क्या मिला, संघर्ष का परिणाम क्या था, आप जान जाओगे सच क्या है। एक पहला राजस्थान का ऐसा इंसान होगा जो लाठी भी खाता है, अनशन भी करता है और पूरे दिन भर बेरोजगारों के लिए भागता है, जिसके लिए दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, उत्तर प्रदेश जाना हो, चाहे वो धरनों के ऊपर धरना करना हो, आंदोलन करना हो, बीकानेर जाना हो, आरपीसी जाना हो, वो बंदा आपका भाई उपेन्द्र यादव है जो लगातार लड़ता है। बात करने वाले हजार आ जाएंगे, असभ्य बात करने वाले बहुत आ जाएंगे, यदि वो लोग आपके हितैषी है
तो उनको मेरा खुला चैलेंज है, आ जाइए, बना लीजिए, संगठन बहुत बने हुए और आप बना लीजिए, आ जाइए, या मेरे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष बन जाइए, आके करिए। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी युवाओं का भला हो, तो आप आ जाइए, कर दीजिए भला। आप अच्छा करोगे तो आपकी जनता पूजेगी, आपको सलाम ठोकेगी, और आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि असभ्य आरोप लगाने से, प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। यदि आपको आगे बढ़ना है तो मुझसे अच्छा कार्य करिए, युवाओं को न्याय दिलाइए। यदि उन युवाओं को न्याय मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी और मैं भी आपको सैल्यूट करूंगा और जिंदाबाद बोलूंगा। लेकिन बिना किसी सोचे समझे आप कोशिश करते हो, मैं तो खुला चैलेंज देता हूं। जो आरोप कहते हैं सरकार से मिले हो, सरकार से, अब वो तो आरोप लगा भी नहीं सकते सरकार से मिले, क्योंकि अभी तो आपने देखा होगा कि सरकार ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैं तो बीजेपी से मिला हूं, तो उसका जवाब सरकार ने दे दिया। लेकिन जो चीजें कहते हैं, मैंने कहा कि साबित कर दीजिए, जो आप कहोगे मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो साबित कर नहीं सकते, खुद काम कर नहीं सकते, तो कहेंगे क्या करे यार, ये इंसान तो अकेला, हम लोग कितने सारे ग्रुप एक होकर इसको गिराने की कोशिश करते, ये गिर क्यों नहीं पाता? क्योंकि इसलिए नहीं गिर पाता कि हर युवा बेरोजगार के लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूँ। अब जो लोग बैठे हैं 50,000 के लिए, उन व्यक्तियों से चाहे मैं कभी भी एक बार मिलूं, जितना सहयोग होता है हर व्यक्ति का करता हूं, मैं कोशिश करता हूं भावनाओं के साथ जितना सहयोग करता हूं, जुड़ा हुआ रहता हूं। लेकिन एक चीज और बता दूं आप लोगों को साथियों, ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको सत्य तक जाना होगा, सच्चाई तक जाना होगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, आप 2012 के बाद मेरी फेसबुक आईडी, उसके बाद यूट्यूब चैनल सब खोल के देखोगे तो हर चीज पता चलेगा कि कौन सी भर्ती कैसे हुई और किसका हाथ था। सच्चाई तुम जानोगे कि वास्तव में इस बंदे ने आज राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दिलाने के काम किया निस्वार्थ, और वो भी भर्ती के नाम पर बिना पैसे मांगे, क्योंकि सच के लिए लड़ा। क्योंकि आज राज्य सरकारें, आज पिछली सरकार में संघर्ष किया, इस सरकार में संघर्ष कर रहा हूं, आज ईमानदारी से लड़ो, इसलिए मुझे कोई झुका नहीं पाया, न मुझे जेल में डाल पाया। यदि मैं भ्रष्ट होता तो आज जेल के अंदर होता। 10 साल होने वाले फरवरी मार्च में, जो मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। तो साथियों, ऐसे लोगों को जवाब मैं नहीं, आप दोगे, क्योंकि सच कभी हारता नहीं, सच कभी झुकता नहीं। लेकिन ये जरूर है, क्योंकि इतना मैं जो बातें कहता हूं, क्योंकि सच में बड़ी ताकत होती है और इनमें दम नहीं है। खुला चैलेंज दे रहा हूं, यदि आप अच्छा करना चाहते हो, वो शहीद स्मारक में बैठा जाइए, करिए संघर्ष। जो चैलेंज देते हैं, जो कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे, बेवकूफ बना रहे, इनकी तो चाल है, राजनीति है। तो चलो ठीक है, हम युवाओं के लिए कुछ तो कर रहे हैं, तुम में दम हो तो चाहिए। शहीद स्मारक पूरा खाली पड़ा है, परमिशन तुम्हें नहीं मिल रही तो मैं दिलाऊंगा, बैठिए धरना और उठाइए आवाज। दम होना चाहिए। लेकिन हम कुछ करना ही नहीं चाहते, दो सोशल मीडिया पे कमेंट करना चाहते हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, इस व्यक्ति को कैसे गिराए। लेकिन जब तक मेरा भगवान मेरे साथ है और जब तक राजस्थान के लाखों करोड़ों लोगों का साथ है, ये गिरा नहीं पाएंगे। जब लखनऊ गया तो लोग कह रहे थे कि ये वाह अच्छा हुआ, मुख्यमंत्री जी खिलाफ बोला, खत्म हो गया। लेकिन सच को कोई नहीं हरा सकता कि मुख्यमंत्री जी नाराज जरूर हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक जो वाजिब मांग हम लेके गए, सारी चीजें बताई कि हम वाजिब मांगों के लिए लड़ रहे हैं। और आज नहीं, यदि सरकार गलत करेगी तो कल भी मैं खिलाफत करूंगा और फिर भी बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी सरकार मेरी युवा है, उनके लिए पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ता हूं, हमेशा लड़ता हूं। बीजेपी सरकार में 5 साल संघर्ष किया, कांग्रेस सरकार में संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्राथमिकता में युवाओं के सपनों को और उन वादों को देता हूं जो वादे सरकारों ने किए, उनको साथ न्याय हो, उनके लिए मैं लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। एक भी सिंगल व्यक्ति बता दो, कोई पार्टी के, कोई समाज के, कोई किसके दबाव में आदमी उठ के चला जाता है या लालच में, न लालच से टूटा, न किसी पार्टी के राजनीति के षड्यंत्र में फंसा, लड़ता रहता हूं। हालांकि पारिवारिक दबाव कई बार होता है, हर माँ बाप के सपने होते हैं उनका बेटा उनके पास रहे, त्योहार के दिन रहे, प्रोग्राम के दिन रहे। और जब अनशन करता हूँ, माँ बाप परिवार के सबके आंसू देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन लाखों करोड़ों उन माँ बाप के आंसुओं के लिए जीता हूँ, जो लोग हर भर्ती के लिए उनके बेरोजगारों को आंसू देख के वो रोते हैं कि मेरा बेटा और बेटी को रोजगार कब मिलेगा, कब ये पेपर लीक जैसे घटनाएं रुकेंगी। तो साथियों, अब योजना बना रहे हैं कि बुलडोजर उन अपराधियों के घर पे भी चले, उन लोगों की कड़ी को तोड़ा जाए, उनको जेल में डाला जाए। तो तमाम भर्तियों के लिए कई योजनाओं के साथ मैं सारी चीजें सरकार के सामने पूछा ही है, और इन चीजों की पेपर लीक जैसे घटनाओं पर रोक लगे, कानून जल्द आए, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी है और बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो, जो तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार से समझौता हुआ, कुछ मांगे इस महीने होगी, कुछ मांगे अगले महीने होगी, और अगले महीने से एक अभियान पूरे राजस्थान में, पूरे तहसील और जिले तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, युवा जागरण एवं सदस्यता अभियान। इसमें लाखों युवाओं को जोड़कर सरकार तक एक मैसेज करना है कि इस संगठन में लाखों युवा हैं जो आने वाली सरकार बनाने की दमखम रखते हैं, और किसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना, वो भी दमखम युवाओं में। तो ये एहसास भी करवाना है और अंतिम क्षण तक लड़कर यह तमाम मांगों को पूरा करवाना है।
युवा साथियों, तमाम अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप मेरी ताकत हो। मुझे ये भी पता है कि बड़ी शक्तियों से मैं लड़ रहा हूं, कब मुझे कौन से षड्यंत्र में फंसाकर अंदर जाल डाल दिया जाए, मेरा करियर खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं सच के लिए हमेशा लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है हर संकट में आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, आगे भी साथ दोगे। लेकिन ऐसे जो अराजक तत्व है, अपवाद है, जो हौसला मेरे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को भी आप जवाब दोगे, क्योंकि जब युवा बेरोजगार संकट में होता है तब उपेंद्र यादव सदैव उनके साथ रहता है, अन्यथा कोई नहीं रहता। यदि वो साथी हैं तो जाइए, करिए संघर्ष। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं खुला चैलेंज दे रहा हूं, स्वीकारिए। राजस्थान में ऐसा कोई बंदा है जो सवाल उठा रहा है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ पे, जो सवाल उठा रहा है उपेंद्र यादव के संघर्ष पे, तो उनको खुला चैलेंज है, दम है तो जाइए संघर्ष करके और बताइए कि मैं बैठ रहा हूं अनशन पे, मैं अनशन कर रहा हूं, या मैं लखनऊ जा रहा हूं, या मैं शहीद स्मारक में पड़ाव डाल रहा हूं। फिर कहना कि उपेंद्र यादव राजनीति कर रहा है। अन्यथा तुम लोग राजनीति कर रहे हो, भड़का रहे हो, या चुपचाप घर में रजाई ओढ़ के सो जाए, सर्दी लग जाएगा, नमूना लग जाएगा, फिर हालत बुरी हो जाएगी। वैसे तो अब लाइव के बाद वैसे भी आपके दस्त तो लग जाएंगे, क्योंकि आप में दम नहीं है, केवल क्योंकि अब युवाओं के सामने सच्चाई आ चुकी है, क्योंकि आप भ्रमित कर सकते हो, संघर्ष नहीं कर सकते हो। यदि हितैषी हो तो मुझे कल पता लगना चाहिए कि हाँ, जिन्होंने चैलेंज दिया था, जो युवा हितैषी उन्होंने टेंट लगा दिया है, अनशन पे बैठ के हैं, शहीद स्मारक पर लड़ रहे हैं। तो साथियों, मैं वादा करता हूं ऐसा वो लोग करते हैं, वो आपके हितैषी होते हैं, वो आपके लिए लड़ते हैं, तो मैं सैल्यूट करूंगा, सलाम ठोकूंगा और उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। अन्यथा उसका जवाब आप लोग दोगे। जय हिंद, जय भारत।